चलो बच्चों, चलो बच्चों आ जाओ वापस हमारे क्लास टू में, हमारे क्लास टू में जो कि है आज का फाइनल क्लास और फाइनल क्लास का पार्ट, फाइनल पार्ट या पार्ट टू है ना। इसमें देखो हमारे मैं ट्राई करता हूँ कि डिपॉजिटरी चैप्टर खत्म कर दूं। और डिपॉजिटरी के बाद कौन सा चैप्टर है भाई? और डिपॉजिटरी के बाद कौन सा चैप्टर है वो देख लेता हूँ। एक सेकंड रुकोगे क्या? रुक जाओ। डिपॉजिटरी के बाद चैप्टर आ जाता है तुम्हारा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। देखता हूँ अगर हो पाए तो मैं वो कवर कितना बड़ा है देख लेता हूँ पहले। ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर हो पाए तो मैं वो करा दूंगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स बचेंगे वो हमारे मैराथन में कवर हो ही जाएंगे, ठीक है क्या? चलो, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट करते हैं हमारे क्लास को बेटा चालू। इसके पहले का क्लास आपने एंजॉय किया होगा, अब ये क्लास को भी आप एंजॉय करोगे ऐसे मैं आप लोगों से भरता हूँ आशा। भरता हूँ नहीं, धरता हूँ, मतलब रखता हूँ आशा, है ना। सॉरी, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। चलो आ जाओ। अब डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। क्या आप शेयर मार्केट के थ्रू शेयर खरीदते हो क्या? क्या आप शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हो क्या? खरीदते हैं सर, खरीदते हैं। शेयर खरीदते हैं, हमारे पेरेंट्स खरीदते हैं सर, खरीदते हैं सर, बिल्कुल खरीदते हैं। तो जो आप शेयर खरीदते हो, तो क्या आप वहां पे जाके फॉर्म भर के शेयर खरीदते हो क्या? या आप फोन से शेयर खरीदते हो बताओ? या आप कुछ एप्स के थ्रू शेयर खरीदते हो बताओ? सर हम एप्स के थ्रू शेयर खरीदते हैं। हमारे सामने कुछ एप्स है, जैसे अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, ग्रो है, हम इनके थ्रू सर शेयर्स खरीदते हैं। हम अभी फिजिकली जाके फॉर्म भर के शेयर के लिए एप्लीकेशन देके वो सारी चीजें करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ, मैंने ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली की, यानी कि मैंने एक ऐप का यूज करके किया, तो क्या मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? सर मिलेगा, बट वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। वो आपको फिजिकल मिलेगा क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम बेसिकली, इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या होता है? एक होता है फिजिकल शेयर, एक होता है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट। या तो हम इलेक्ट्रॉनिक बोल लेते हैं या तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में बोल देते हैं। डीमैट सुना है ना? डीमैट, डीमैट को बोला जाता है डीमटेरियलाइज फॉर्म। और मतलब फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर, उसको बोलेगा डीमटेरियलाइज फॉर्म। और इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट करना फिजिकल में तो रीमटेरियलाइज फॉर्म, यानी कि रीमैट, रीमैट फॉर्म में। समझे? अब आता है फिजिकल ऑफ होल्डिंग शेयर्स। अब फिजिकल में रिस्क है भाई, गुम गया तो क्या होगा? अगर कहीं गुम गया तो क्या होगा? जल गया तो क्या होगा? है ना, डिस्पोज ऑफ हो गया तो क्या होगा? उसके बाद एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, हो सकता है कि कल जाके उसका कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना दे। मतलब रिस्क तो बहुत है ना। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में कई बार डिले हो जाता है। और डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसफर कर रहे हो तो भी डिले होगा, और ट्रांसमिशन हो रहा है तो भी डिले होगा। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, हो सकता है कि जो तुम्हें शेयर्स है वो फटे फुटे मिल जाए, है ना। बैड डिलीवरी कई बार हो जाती है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिस्क कम है भाई। रिस्क इस चीज का कम है कि तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट फटेगा नहीं। शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने का हमारे ऊपर कॉस्ट नहीं आएगा, मतलब एज ए इशूअर, एज अ कंपनी मेरे ऊपर वो कॉस्ट नहीं आएगा, वो सारी चीजें है ना। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ सिक्योरिटी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या तो डीमटेरियलाइज फॉर्म, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलिए, इसी को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। आ जाओ, ये इसकी कुछ चकल्लस है। अब डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आ सकता है एग्जाम में। डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में आ सकता है। डिपॉजिटरी सिस्टम आपकी सिक्योरिटी को सेफ रखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहा है। बैंकिंग में आपका सिक्योरिटी नहीं है, आपका मनी सेफ रहता है। उसके बाद ये आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, वैसे ये कि आपको यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है जिसको आप अकाउंट नंबर बोलते हो आपका, है ना। यहाँ पे कोई आपको फिजिकल शेयर हैंडल नहीं करना है, यहाँ पे फिजिकली पैसा हैंडल नहीं करना है। उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन द अकाउंट्स इज डन, एक बार अकाउंट डन हो गया तो आप सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एक बार प्रोसीजर हो गया तो, यही थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। इंपॉर्टेंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क, कहीं ना कहीं पेपर वर्क खत्म हो जाता है। शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए भी हमें पेपर वर्क लगता था ना पहले। शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए पेपर वर्क लगता था। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तो पेपर्स का यूज बहुत हो जाता था। कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से हमारा पेपर वर्क खत्म हो गया फाइनली, है ना।
ऑफर स्कोप ऑफ पेपरलेस ट्रेडिंग हो जाती है अभी। उसके बाद इट लीड्स टू एलिमिनेट अ स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग सर्टिफिकेट। मतलब भाई कहाँ कहाँ लेके घूमोगे, फोन में तो है ही ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑलवेज बेटर। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें। हाँ हाँ चलो वापस। उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाओ। सबसे पहला तो एलिमिनेटिंग रिस्क। रिस्क क्यों एलिमिनेट हो जाती है सर? कहीं ना कहीं हमें शेयर सर्टिफिकेट को हैंडल नहीं करना है, मैनेज नहीं करना है, तो रिस्क भी हमारी थोड़ी सी हो जाती है कम बेटा। उसके बाद आता है सेफ्टी है। सेफ्टी क्यों है? फ्रीज हो जाते हैं आपके जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, लॉक हो जाते हैं, कोई भी आपके शेयर सर्टिफिकेट को देख नहीं सकता विदाउट आपकी परमिशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं बेटा। वो क्योंकि वो कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं बेटा। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, आप ऑनलाइन के थ्रू आप अपने शेयर किसी को भी बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अपडेट एंड इंफॉर्मेशन। The investor is provided with the status of holding and transactions by depository participant and occasionally by the depository too. Then security against loan। क्या आपको लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल रही है? यस सर, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल रही है, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं ना। उसके बाद नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स। यहाँ पे लॉट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी। कल जाके मरमुरा गए तो आपकी जगह पे एक आपका नॉमिनी हो सकता है, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी है, आप एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो अपनी जगह पे जो आपके शेयर्स को हैंडल करे। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक क्रेडिट। ऑटोमेटिक क्रेडिट मतलब एक बार सारी चीजें हो गई तो जो भी आपका पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इतनी चीजें समझी क्या बेटा? इतनी चीजें समझी क्या? उसके बाद कंपनी के लिए, कंपनी को हम इशूअर भी बोलते हैं, तो इशूअर के लिए इशूअर अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है अबाउट द शेयर होल्डर्स। उसके बाद रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स कम हो जाते हैं, पेपरलेस वर्क हो जाता है यहाँ पे। बेटर इन्वेस्टर्स। कंपनी रिलेशनशिप, प्रॉपर कंपनी का रिलेशनशिप होगा। द कंपनी कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉ, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हो जाती है ना। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस मिल जाती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आप एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। आप एडिडास में कर सकते हैं सर, आप पराडा में कर सकते हैं सर, मतलब होगा तो, है ना। देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब डिपॉजिटरी सिस्टम में होते कितने लोग हैं सर? डिपॉजिटरी सिस्टम में होते हैं 4 लोग। कितने लोग होते हैं बेटा? डिपॉजिटरी सिस्टम में होते हैं 4 लोग। पहला कौन बताओ? डिपॉजिटरी सिस्टम में 4 लोग होंगे। पहला होता है सर डिपॉजिटरी, दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तीसरा होता है इंटरमीडियरी यानी कि आप उसको ब्रोकर भी बोल सकते हो, एंड लास्ट होता है बेनिफिशियल ओनर। समझे क्या? चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी मतलब कौन? सर डिपॉजिटरी मतलब एक संस्था है। क्या है बेटा? एक डिपॉजिटरी मतलब सर एक संस्था है। डिपॉजिटरी मतलब कौन है बेटा? एक संस्था है बेटा। डिपॉजिटरी मतलब कौन है बेटा? एक संस्था है। डिपॉजिटरी मतलब कौन है बेटा? एक संस्था है। अब डिपॉजिटरी मतलब जैसे एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये 2 संस्थाएं हैं जो कि डिपॉजिटरी के पूरे काम को संभाल रही है। जैसे सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंकों का बाप है, वैसे ही डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट को संभालने का बाप है बेटा। इसमें कितने टाइप के डिपॉजिटरीज है हमारे पास सर? डिपॉजिटरी पे हमारे पास 2 टाइप की डिपॉजिटरीज है, जो कि है एनएसडीएल एंड जो कि है सीडीएसएल, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा बेटा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें है बेटा, ध्यान दो, ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज नथिंग बट दी ब्रोकर। ब्रोकर मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर वो लोग हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर खरीद बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन सर? वो लोग जिनके थ्रू हम शेयर खरीद बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन सर? वो लोग जिनके थ्रू हम शेयर खरीद सकते हैं, जिनके थ्रू हम शेयर बेच सकते हैं बेटा। इतनी चीज समझ में आई क्या बेटा? हाँ बेटा। समझ में आई क्या बेटा? हाँ बेटा। चलो बेटा आगे बढ़े क्या बेटा? उसके बाद जैसे अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जो लिंक करते हैं डिपॉजिट एंड इन्वेस्टर के बीच, हमें पता है जीरोधा है, ब्रोकर्स वगैरह सारी चीजें आ गई। अब इसमें कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, बैंक्स भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है, ठीक है।
फाइनेंस फॉरेन बैंक होता है, कस्टोडियन होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है ना। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी भी काम कर सकती है शेयर्स का, एनबीएफसी भी काम कर सकती है भाई, एनबीएफसी भी काम कर सकती है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ इशूअर ट्रांसफर एजेंट, एजेंट का काम जो कर रहे हैं हमारे ब्रोकर्स बेचारे, वो सारे लोग इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन सर? बेनिफिशियल ओनर मतलब वो बंदा, सर बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन सर? बेनिफिशियल ओनर मतलब वो बंदा जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर बोल सकते हो आप। जैसे मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, मैंने आज शेयर में पैसा डाला है, कल शेयर का पैसा प्राइस बढ़ गया तो मुझे बेनिफिट होगा ना, जिसको बेनिफिट होगा वो बेनिफिशियल ओनर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब कौन सर? वो पर्सन जो लिंक करता है डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में, मतलब जीरोधा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ब्रोकर्स हो गए, या स्टॉक्स ग्रो वगैरह है ना, वो सारे। और एनबीएफसी वगैरह भी आती है, तो तुम एग्जाम के लिए लिख सकते हो, एग्जाम के लिए लिख सकते हो, ध्यान दो, ध्यान दो। एंड लास्ट, लास्ट में कौन है? लास्ट में है सर इशूअर। लास्ट में कौन है सर? लास्ट में है इशूअर। लास्ट में कौन है बेटा? लास्ट में इशूअर। इशूअर मतलब कौन? इशूअर मतलब कंपनी जिसके शेयर मार्केट में बिक रहे हैं उसको हम इशूअर बोलते हैं। जिसके कंपनी जिसके मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, इट मींस द कंपनी इन विच द इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड डीमैटेरियलाइज्ड। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी बताए थोड़ी देर पहले, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी बताए थोड़ी देर पहले बेटा, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया, बताओ कौन से? सर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया सर? आपने बताया कि एक होता है डीमैट फॉर्म, एक होता है रीमैट फॉर्म। एक होता है डीमैट फॉर्म, एक होता है रीमैट फॉर्म बेटा। एक होता है बेटा डीमैट फॉर्म, एक होता है बेटा रीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसको हम फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और रीमैट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसको हम फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल शेयर में। तो डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैट का फुल फॉर्म होता है रीमैटेरियलाइजेशन। ये दो चीजें थी, इसको हमने शॉर्टकट में पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं सर फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी मुझे बताओ, मतलब शेयर जो होंगे वहां पे जितने भी शेयर सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, क्या सबकी वैल्यू इक्वल है? क्या सबकी वैल्यू इक्वल है? क्या सब शेयर सर्टिफिकेट एक जैसे है? मतलब मैं अगर तुमको एक शेयर सर्टिफिकेट दूं, उसकी जगह मैंने दूसरा शेयर सर्टिफिकेट ले लिया तो भी चलेगा क्या? कोई अलग शेयर सर्टिफिकेट ले लिया तो भी चलेगा क्या? सर सारे दिखते एक जैसे ही है, तो सबका जो काम होगा वो भी एक जैसा ही होगा। तो मैंने एक शेयर सर्टिफिकेट रख लिया, दूसरा दे दिया तो भी चलेगा क्या? तो भी चलेगा सर, उसको बोलते हैं फंजिबल होता है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको बेसिकली अलॉट किया जाता है कंट्री की तरफ से जब भी आप शेयर्स में डील कर रहे हो। इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यूज। जो भी आप इशू कर रहे हो स्पेसिफिक सिक्योरिटी, उसके लिए आपको दिया जाता है। ISINs is an any country are allotted by the countries NNA। NNA मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी को प्रोवाइड करती है। ISIN इज एन स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है, एक्सेप्टेड ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है इसको। तो सर ADR फिर क्या होता है? ADR सर स्पेसिफिकली के लिए होता है बेटा। देन Then in India, issuing ISIN to securities assigned by the SEBI to NSDL। SEBI NSDL को देती है बेटा, CDSL को NSDL को। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ISIN कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। कितने डिजिट का होता है सर? 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में, जिसको जैसे अपना आधार कार्ड नंबर हो गया वैसे ही है, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर हो गया वैसा ही है। ठीक है। उसके बाद अब 3 पार्ट्स में सबसे पहले आता है 2 डिजिट रहेंगे ISO ने दिए हुए। ठीक है, पहले 2 डिजिट्स रहेंगे कंट्री कोड एज गिवन बाय ISO। उसके बाद द बेसिस नंबर इज मेड ऑन द 9 अल्फा न्यूमेरिक नंबर डिजिट रहता है, एक बेसिस अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा, एंड एक चेक डिजिट रहता है, चेक कोड रहेगा। जैसे आपके GST नंबर में रहता है ना चेक कोड, वैसे ही ये चेक कोड भी यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ो। ये ऐसा रहता है, ऐसा देखो, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ध्यान दो। फंक्शंस क्या क्या है डिपॉजिटरी के? अब ध्यान दो, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आता है इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये व्हाइट वाली स्क्रीन आ जाती है ना, ये आगे का आदमी पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखना चालू हो जाता है।
चलो बेटा, चलो बेटा, ध्यान दो, आ जाओ, ध्यान दो। In case the conversion, in case the conversion of physical share certificate into electronic, यानी कि डीमटेरियलाइज करना चाहते हो, फिजिकल को अगर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रोसेस क्या है? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीआरएफ, मतलब डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्वेस्टर सबमिट डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 तरीके से भेजा जाता है, 3 लोगों को भेजा जाता है। एंड सर्टिफिकेट टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपको सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा, जो भी आपका डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो भी आपका शेयर सर्टिफिकेट है, आप क्या करोगे, डीआरएफ फॉर्म लोगे और डीआरएफ को अटैच कर लोगे सर्टिफिकेट, और ये फॉर्म आप भेजोगे। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, एंटर्स द डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म इन द सिस्टम एंड सेंड इट टू डिपॉजिटरी, मतलब ये जो फॉर्म की एप्लीकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टम में डालेगा एंड डिपॉजिटरी को भेज देगा। डिपॉजिटरी को क्या करेगा बेटा, भेज देगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या, जैसे बताओ, जैसे तुम जो शेयर्स खरीदते हो वो खरीदते हो तो इनके थ्रू, किनके थ्रू, इनके थ्रू, मतलब ये अपने इनके थ्रू खरीदते हो बेटा आप, ये शेयर्स आप खरीदते हो, ये शेयर्स आप खरीदते हो जीरो द अपस्टॉक्स, ये जो भी ऐप है इनके थ्रू खरीदते हो, है ना। तो ये क्या है, ध्यान दो। तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब आपने इनके पास दिया तो ये क्या करेंगे, ये अपने सिस्टम में डालते हैं और ये फिर किसको भेजते हैं, डिपॉजिटरी को भेजते हैं। देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिस्पैच द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इशूअर, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के 2 काम है यहाँ पे। सबसे पहला काम है वो डिपॉजिटरी को बताएगा अबाउट रिक्वेस्ट, एंड दूसरी चीज वो इशूअर को बताएगा, यानी कि कंपनी को भी बताएगा कि जो पर्सन है उसका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म हमने कंपनी को भेज दिया। अब क्या करेगा इशूअर, यानी कि कंपनी वेरीफाई करेगा वो पर्सन को कि जो भी आपको, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो उसी पर्सन का है कि नहीं है, वो उसी पर्सन का है कि नहीं, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा टू डिपॉजिटरी अबाउट डीमैटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। उसके बाद डिपॉजिटरी रिकॉर्ड करेगा रिक्वेस्ट को जो आपने भेजा था, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने जो भेजा था उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड द रिक्वेस्ट इन द सिस्टम एंड फॉरवर्ड्स इट टू द इशूअर, मतलब एक बार रिकॉर्ड कर लेगा एंड इसको फॉरवर्ड करेगा इशूअर को। उसके बाद डिपॉजिटरी क्रेडिट द डीमैटेड सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्रेडिट करेगा डीमैटेड सिक्योरिटी को। डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्रेडिट करेगा डीमैटेड सिक्योरिटी को बेनिफिशियरी के अकाउंट में, और एक उसको इंटीमेट कर देगा कंपनी को भी या इश्यूअर को भी बता देगा। समझे क्या, चलो एक बार फिर से, अगर आपको अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करना है डीमैट फॉर्म में तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक फॉर्म भरोगे जिसको बोलेंगे डीआरएफ फॉर्म, डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म भरोगे। ये फॉर्म किसके पास भरना है बेटा, ये फॉर्म आपको बेटा भरना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपने अपने सर्टिफिकेट की कॉपी भी दे दी, शेयर सर्टिफिकेट की। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, उसको देगा, किसको, उसको देगा डिपॉजिटरी को भेजेगा। डिपॉजिटरी को भेजने के बाद एक कॉपी उसकी देगा कंपनी को, कंपनी चेक करेगा कि सारी चीजें परफेक्ट है कि नहीं है, और कंपनी को लग रहा है कि सारी चीजें एकदम जबरदस्त मस्त है, कंपनी को लग रहा है कि सारी चीजें एकदम जबरदस्त और मस्त है, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, इसको डिपॉजिटरी को बता देगा, इंटीमेट कर देगा, डिपॉजिटरी को बता देगा, एंड डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा उसके अकाउंट में, उसकी इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, एंड डिपॉजिटरी इशू कर देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू इन्वेस्टर। ये प्रोसीजर का एक फॉर्मेट है बेटा जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि इन केस ऑफ आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के केस में क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के केस में क्या होगा, द इन्वेस्टर सबमिट हिज एप्लीकेशन सिक्योरिटीज टू द इशूअर, मतलब कंपनी को अपने
एप्लीकेशन सबमिट करोगे, इशू मतलब आईपीओ के केस में बता रहे हैं, अपनी तुम क्या कर सबमिट करोगे, एप्लीकेशन तुमने सबमिट कर दी, इश्योर यानी कि कंपनी वेरीफाई करेगा डिटेल को, किसके बेनिफिशियल ओनर के डिटेल को कंपनी देखेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स डिटेल द डिपॉजिटरी गिव द रिपोर्ट टू द इश्यूअर, मतलब डिपॉजिटरी ने चेक किया, डिपॉजिटरी ने अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, डिपॉजिटरी ने जो भी चेक की इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को भेज दी, कंपनी ने अलॉटमेंट की डिटेल्स बता दी कि अलॉट कैसे करना है, देन डिपॉजिटरी क्रेडिट कर देगा उसके अकाउंट में, डिपॉजिटरी इंटीमेट कर देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अबाउट द क्रेडिटिंग बेनिफिशियल ओनर, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को बता दे और बेनिफिशियल ओनर को बता दे। चलो, देन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है, एक तो ऑफ मार्केट भी कर सकते हो आप, अगर मार्केट से चाहो तो मार्केट से भी कर सकते हो, ऑफ मार्केट से डायरेक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओ, बाय करो सेल करो, और आप मार्केट से ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट से ट्रेड करने के लिए प्रोसीजर कुछ अलग है बेटा। मार्केट से ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, देन क्लियरिंग हाउस के पास आपका जाएगा, देन आपको पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे जाती है। ठीक है क्या, ठीक है क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, किस में करेंगे बट ये हमारे मैराथन में कवर करेंगे। अब ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, कुछ नहीं था इस चैप्टर में, बेकार सा चैप्टर, अच्छा सा चैप्टर मतलब ठीक है, इतना भी बेकार नहीं था। उसके बाद आता है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे के रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला, बस मुझे 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट बाद चालू करता हूँ, इसी लिंक में चालू करता हूँ, ठीक है।
चलो बच्चों, हेलो, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, है ना। चलो, हाँ बात करते हैं हम लोग, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का चैप्टर है। चलो, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे डिविडेंड किसको बोलते हैं एंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। चलो बताओ, फास्ट बताओ, डिविडेंड किसको बोलेंगे, इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, बताओ। किसको हम डिविडेंड बोलेंगे और किसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे। दोनों में भी तो हमें पैसा ही देना है, दोनों में भी तो हमें पैसा ही देना है। फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट का नाम क्यों अलग अलग है। सर नाम इसलिए अलग है क्योंकि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सर डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को और इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को या तो क्रेडिटर्स को, बराबर है। इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को या तो क्रेडिटर्स को, ये चीज समझ में आई। अब डिविडेंड बेसिकली पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक हल्का सा रिव्यू, मतलब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स का आइडिया दे देता हूँ कि डिविडेंड तो हमें पता है सर, डिविडेंड तो हमें पता है, बट मुझे बताओ डिविडेंड दिया किससे जाता है। सर डिविडेंड दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड, डिविडेंड किससे दिया जाएगा बेटा, डिविडेंड किससे दिया जाएगा बेटा, डिविडेंड दिया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मतलब डिविडेंड होता है। क्या डिविडेंड का, डिविडेंड जब हम देंगे तो पूरे प्रॉफिट को देंगे क्या, नहीं सर पूरे प्रॉफिट को नहीं देते, हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिटेन अर्निंग। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सर, लीगल प्रोविजन डिविडेंड के क्या क्या है, उसके बाद अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड का क्या होता होगा, उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या क्या है, इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है, उसके बाद इंटरेस्ट वाली चीज है। आओ बच्चे तुम्हें सिखाए बात डिविडेंड की। चलो, डिविडेंड एक लैटिन वर्ड में हम उसको डिविडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंडम। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंडम, डिविडेंडम, डिविडेंडम विच इज मेन दैट द डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी शेयर होल्डर को दिया जाता है, ना कि डिवेंचर होल्डर को, है ना। उसके बाद डेफिनेशन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड द डिविडेंड इज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर द प्रॉफिट ऑफ का हिस्सा। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इन केस गोइंग कंसर्न इट मींस द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। सेम ही चीज तो बोल रहे, ऊपर नीचे बोला बट सेम ही बोला, ऊपर नीचे बोला बट सेम ही बोला। फीचर क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आ जाओ। इट इज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। पहली बात तो जो भी कंपनी को ईयर एंड में प्रॉफिट होगा ये उसका हिस्सा रहेगा। उसके बाद इट इज पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यस हमें पता है यार, ये मतलब क्या बार बार एक ही चीज क्यों बता रहे हो। उसके बाद डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट बाय द कंपनी, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता इस पेमेंट में, एक अनकंडीशनल पेमेंट होगा बच्चे, एक अनकंडीशनल पेमेंट होगा बच्चे। उसके बाद कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर का डिविडेंड पे किया जाएगा क्या, इसका आंसर होगा यस सर, डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर को पे किया जाएगा सर, डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। अब उसमें इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं, पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, बचा कुछ इक्विटी को मिलेगा, बट मिलेगा सबको, सबको मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस को। उसके बाद इफ द कंपनी हैज इशू इक्विटी शेयर द डिफरेंशियल राइट एज डिविडेंड द टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर विल बी गोइंग राइट टू शेयर होल्डर। इसका सिंपल सा मतलब समझो, अगर आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिल रहे हैं इसका मतलब आपको डिविडेंड में कम ज्यादा हो सकता है, आपको डिविडेंड में कम ज्यादा हो सकता है। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल, बेटा स्टार मार्क करके रखना इसको, क्योंकि इसका एक पॉइंट आगे आएगा। और पहली बात ये समझना कि डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते। डिविडेंड को आप किस में से नहीं दे सकते बेटा, डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते बेटा, डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते बेटा, डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते। चलो आ जाओ, डिविडेंड को आप कैपिटल में से नहीं दे सकते, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना। उसके बाद डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे आपको
जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप डिक्लेयर करोगे डिविडेंड, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पास करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। ठीक है, उसके बाद आता है डिविडेंड एज रिकमेंडेड, हो गया वो। डिविडेंड फॉर एनी प्रोविजन एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस द ईयर ऑफ एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एक बार डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आप एजीएम में वगैरह उसको डिक्लेयर नहीं करोगे अलग से। उसके बाद डिविडेंड वंस अप्रूव्ड, एक बार अप्रूव हो गया या शेयर होल्डर ने डिक्लेयर कर दिया तो आपको देना ही पड़ेगा। ये आपके लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, देना ही पड़ेगा। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बता दो। वैसे डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर किया जाता है सर? एजीएम में। वैसे कहाँ डिक्लेयर होगा? एजीएम में। बट अगर मुझे एक एजीएम और दूसरे एजीएम के बीच में देना है तो हम उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Dividend must be paid in cash, not in kind. Important again. डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, कैश में पे किया जाएगा, काइंड में पे नहीं किया जाएगा। डिविडेंड इज टू बी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल, पेड इन एडवांस, मतलब एडवांस में डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। यूजुअली द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू एनुअल फाइनल डिविडेंड यूजलेस सॉरी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन, मतलब वैसे तो वो फाइनली होता है या लास्ट में ही दिया जाएगा, बट कभी कभी बीच में भी दिया जा सकता है। क्या बीच में भी दिया जा सकता है? डिविडेंड की बात चालू है ना। लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड, सबसे पहली चीज आती है कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। करंट प्रॉफिट में से देना पड़ेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही देना पड़ेगा। मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिविडेंड पे करने के लिए दे सकती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में से देना पड़े। वैसे तो नहीं दे सकते, हमने ऊपर पढ़ा था क्या, डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं दे सकते, बट कुछ कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से भी दिया जा सकता है। सबसे पहले अगर कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश, अगर कैश में रियलाइज हो रहा है तो आप दे सकते हो। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट किया है तो दे सकते हो। तीसरा, इट रिमेन्स एज अ प्रॉफिट एज पर दी रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल दी एसेट्स, अगर ऑल दी एसेट का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हो। मेरी इतनी चीज समझ में आई क्या? देन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, हमें पता है। देन डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी। फ्री रिजर्व में से दे सकते हो, जो रिटेन अर्निंग के लिए अलग से पैसा रखा हो उसमें से भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। उसके बाद लीगल प्रोविजन। अब बोर्ड मीटिंग क्या होता है सर? बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करते हैं कितना होगा। उसके बाद बुक क्लोजर की डेट, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट, सारी डेट डिसाइड करोगे। शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से लोगे जनरल मीटिंग पास करके। उसके बाद शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर और लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इज नॉट हायर देन। अगर शेयर होल्डर ने, अगर शेयर होल्डर ने मतलब लोअर डिक्लेयर किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे हायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर क्या? उसके बाद वंस द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो फिर वो तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन है भाई, तुम मना नहीं कर सकते। सेपरेट बैंक अकाउंट, जो भी डिविडेंड का पैसा है, जो भी पैसा है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड, the dividend amount is a separate bank account opened in the scheduled bank account dividend account within 5 days, within 5 days of its declaration। डिक्लेरेशन से पहले 5 दिन तक आपको रखना पड़ेगा। हाँ सर, 10 मिनट। हाँ हाँ हाँ, 10 मिनट बस। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो।
उसके बाद अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, वेयर अ कंपनीज शेयर आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एडिशनल रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉलो। आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, आपको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना है। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो 2 दिनों के अंदर एडवांस में, मीटिंग के एडवांस में 2 दिन से पहले बता दो। उसके बाद इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज, आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है डिविडेंड के बारे में, बोर्ड मीटिंग के बारे में। आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 7 डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को, वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर, खत्म होने के 7 दिन पहले आपको देना पड़ेगा। देन क्लोजर ऑफ क्लोज द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, इंपॉर्टेंट है। A company which has failed to repay deposit or any interest on deposit cannot be declared dividend। important है बेटा। अगर डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं किया, या तो आपने डिपॉजिट का पैसा में डिफॉल्ट कर दिया है, तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ द कंपनी हैज डिफॉल्ट। अगर आपने रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है, डिबेंचर के रिडम्पशन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो भी आप नहीं दे सकते। लीगल प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या क्या है? सबसे पहले आपको कैश में देना है, काइंड में नहीं देना है। ठीक है, ये ऊपर ही लिख देते तो अच्छा होता हमारे लिए। कैश में देना है, काइंड में नहीं देना है। डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक, आप वारंट के थ्रू भी दे सकते हो, चेक के थ्रू भी दे सकते हो। उसके बाद जॉइंट होल्डिंग ऑफ द शेयर, अगर जॉइंट होल्डिंग है तो किसको मिलेगा बेटा? जिसका नाम पहले होगा उसको मिलेगा। उसके बाद टाइम लिमिट विद इन विच द डिविडेंड इज टू बी पेड, कितने दिनों के अंदर करना है? डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको करना है। डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, उसी को मिलेगा जो रजिस्टर्ड है, उसको नहीं मिलेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद if shares are held in electronic form, dividend will be paid the beneficial owner as per the statement furnished by the depository के हिसाब से मिलेगा। डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, बट क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा? हर डायरेक्टर पनिशमेंट के लिए लायबल है। कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट 18%, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो 18% तक का, 18% का डिफॉल्टेड अमाउंट जितना भी होगा उसका 18% आपको फाइन भरना पड़ेगा। इफ कंपनी फेल्स, अगर आपने फाइन भी पे नहीं किया तो फिर आप अलग कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी लायबल हो जाओगे बेटा। अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, हो सकता है कि कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया ही नहीं, या हो सकता है दिया तो था बट आपने क्लेम नहीं किया। क्लेम तो करना पड़ेगा ना डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर डिविडेंड आपको मिला नहीं, या तो मिला है आपने क्लेम किया नहीं, अगर आपको डिविडेंड मिला नहीं या तो मिला है आपने क्लेम किया नहीं, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहली चीज, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज रिमेन्स अनपेड या अनक्लेम ट्रांसफर कर देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एक शेड्यूल बैंक में ओपन होगा। सबसे पहली चीज कि आपका जो डिविडेंड है वो एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। उसके बाद दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days ऑफ द 30 डे, मतलब जैसे ही 30 डेज खत्म हो जाए उसके 7 दिनों के अंदर आपको ये ट्रांसफर करना है वो अकाउंट में। इन अदर वर्ड्स द ट्रांसफर शुड बी हैपेंड विद इन 37 डेज, वो हमें पता है। उसके बाद विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट, ये अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 90 दिनों तक अगर किसी ने नहीं लिया, द कंपनी रिक्वायर्ड टू पुट अ वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटमेंट शोज, आपको बताना है उस पर्सन के बारे में 90 दिनों के अंदर। उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इफ the claimant to be unpaid dividend account may apply for the company for the payment, तो अगर क्लेमेंट अप्लाई करता है तो कंपनी को देना पड़ेगा। एनी अमाउंट ऑफ द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन्स अनपेड, अगर अनपेड ही रहता है या अनक्लेम्ड ही रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, मतलब 7 साल तक अगर वो पे नहीं होता है या स्टिल अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है, तो हम इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे IEPF में, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से आप कभी भी अपना पैसा क्लेम कर पाओगे। चलो एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं इस चीज का। सबसे पहली चीज क्या थी? हाँ, आप
का जो भी अनक्लेम डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड है, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है वो अनपेड अकाउंट में रखा जाएगा। आपको 7 दिनों के अंदर, जैसे ही लोगों ने पे मतलब उसको पे नहीं हुआ उसके 7 दिनों के अंदर, उसके बाद 90 दिनों के अंदर आपको कंपनी को बताना है, 90 दिनों के अंदर आपको कंपनी को बताना है, स्टिल वो अनपेड रहता है 7 साल तक, अगर स्टिल अनपेड रहता है तो हमें इस पैसे को IEPF में डालना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना है। वहां से चाहो तो आप कभी भी अपना डिविडेंड क्लेम कर सकते हो। इतनी चीज समझ में आई क्या? तो 2 तरीके से कर सकते हो, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड मैंडेट। उसके बाद मैंडेट मतलब एफर्ट्स ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट, प्रिपेयरिंग द सेंडिंग द चेक वगैरह वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हो, मतलब मिल सकता है आपको। उसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड। बेटा इंटरिम डिविडेंड मतलब समझो, इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है? सर इंटरिम डिविडेंड मतलब ऐसा डिविडेंड जो 2 मीटिंग के बीच में मिल रहा है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मिल रहा है, उसको बोलेंगे बेटा इंटरिम डिविडेंड। बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, उसको बोलेंगे बेटा इंटरिम डिविडेंड। फीचर्स क्या क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। पहली चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि इंटरिम डिविडेंड वो डिक्लेयर करे। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट होल डिविडेंड फॉर द ईयर। कंपनी शुड प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, कंपनी डिप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर सकती है इस पैसे के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। इंटरिम डिविडेंड को रिजर्व से पे नहीं किया जा सकता, जैसे नॉर्मल डिविडेंड को पे किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट करना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो ही मिलेगा। उसके बाद द इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड टू सेपरेट बैंक अकाउंट। 5 दिनों के अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड, जैसे डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिनों के अंदर पे कर दो, ठीक है, 30 दिनों के अंदर पे कर दो। अदरवाइज एक अलग अनक्लेम बैंक अकाउंट में डाल लो। 7 साल तक नहीं हुआ तो IEPF में डाल दो। ये सेम चीज है ऊपर जैसे। इंटरेस्ट क्या होता है सर? इंटरेस्ट क्रेडिटर्स को देना होता है, डिबेंचर होल्डर्स को देना होता है हमें इंटरेस्ट, जो भी आप पैसा रिटेन करते हो वो सारी चीजें। हायर रिस्क वगैरह इससे जुड़ी होगी। एंड यहाँ पे छोटी मोटी चीजें बची हुई है। ये इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड के बीच में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहे हैं। ये हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, कहाँ पे? मैराथन में करेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर भी होता है समाप्त। आज हमने टोटल 4 चैप्टर किए बेटा आज हमने टोटल 4 चैप्टर किए। आप बस कुछ नहीं करना है आपको, मैंने कम टाइम में कर दिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरे लेक्चर को बार बार देखते रहना है। मतलब आपका SP पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे बचे 2 चैप्टर, उस 2 चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसमें बेटा? उस 2 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग मैराथन में। और यहाँ पे मैंने तुम्हारी ये रिवीजन सीरीज को करता हूँ समाप्त। थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक काम कर देना, आप कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो। मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट अपने स्टेटस पे डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे स्टेटस से पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।